हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स का पोर्शन चल रहा है, तो उसी में आज हमारा है लास्ट पोर्शन। तो लास्ट, और अगर देखा जाए पार्ट 4, क्योंकि अब तक हमारे अगर देखा जाए 3 पार्ट हमने इसके दिए हैं। और अगर आपने अभी तक उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन तीनों पार्ट्स को देख लीजिए। और चौथा पार्ट हमारा अगर देखा जाए ये इसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लास्ट में हमारी बात हुई थी चट्टानों की। अब इसी के आगे अगर बात आती है तो वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो वायुमंडल में दो बातें होती हैं, एक तो होता है संगठन और एक होती है संरचना। संरचना में तो हम बात करते हैं परतों की, और अगर बात आती है संगठन की तो संगठनों में बात करते हैं गैसों की। और गैसों में भी अगर देखा जाए तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है। कि इसमें अगर देखा जाए जो गैसें हैं वो अलग अलग होती हैं, असमान होती हैं, इसीलिए इसको बोला है असमांगी मिश्रण। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रकार का मिश्रण है, तो असमांगी मिश्रण। वायुमंडल पृथ्वी पर जो जीवन जीने योग्य औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस उसे बनाए रखता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना है 15 डिग्री, और उसको बनाने में मदद कौन करता है, वायुमंडल। यह ग्लास हाउस या हम इसको बोल सकते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस की भांति कार्य करता है। आप इस चीज़ को, ग्लास हाउस को इस तरह से समझ सकते हैं जैसे अगर मान लीजिए ठंड के समय अगर देखा जाए आपका ब्लैंकेट आपके लिए काम करता है कि बाहर कितनी भी ठंड पड़ रही हो और अंदर का ब्लैंकेट के जो टेम्परेचर होता है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर के अनुसार रहता है। तो इसी कारण सेम जो ग्लास हाउस है यानी ग्रीन हाउस है, ये हमारी पृथ्वी पर हमारे लिए टेम्परेचर को अनुकूल बनाता है। बाहर हमारा अगर देखा है बाहर मंडल के तो लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। इसी में आता है वायुमंडल का संगठन। अब वायुमंडल के संगठन में कुछ होती हैं गैसें, स्थायी और अस्थायी, जलवाष्प और फिर धूल के कण। तो धूल के कण या इनको हम बोलते हैं एरोसोल। तो एरोसोल भी बोलते हैं या धूल के कण भी बोलते हैं। और धूल के कणों का साइज़ जो होता है वो लगभग 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें धूल के कण या एरोसोल बोलते हैं। अब गैसें हैं, यहाँ से एक टेबल से क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें और उनकी मात्रा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% या 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, ओजोन 50 लगा के 4 याद रखें आप, तो ओजोन की यह मात्रा हो गई। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित सबसे कम सक्रिय और सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। ये सबसे ज़्यादा है और ये अगर देखा है इसमें कोई भी अगर देखा जाए कोई भी ज्वलनशील क्रिया नहीं होती। इसीलिए इसका कार्य है ऑक्सीजन को कम करता है और दहन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। क्योंकि अगर पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन होती तो हर जगह दहन प्रक्रिया चल रही होती, और उसी को बैलेंस करने का काम कौन करता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे ज़रूरी काम है प्रोटीन निर्माण या अमीनो एसिड का निर्माण। तो जितने भी पृथ्वी पर जीवधारी हैं उन सभी के लिए प्रोटीन आवश्यक है, प्रोटीन अर्थात अमीनो एसिड, और उसी का जो निर्माण होता है वो नाइट्रोजन की सहायता से होता है। और अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो प्रकृति में टोटल होते हैं 20, जिसमें से 9 हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और 11 अगर देखा जाए गैर आवश्यक होते हैं। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से पौधे करते हैं, लेग्यूमिनस, या हिंदी में इनको हम बोलते हैं दलहनी पौधे, दलहनी या लेग्यूमिनस पौधे। फिर है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इसे प्राणदायिनी या जीवनदायिनी कहते हैं। पृथ्वी पर दहन प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन की संभव नहीं है, यानी अगर ऑक्सीजन ना हो तो कहीं भी पूरी पृथ्वी पर आग भी नहीं जलेगी। जैवमंडल में अवशिष्ट पदार्थों के सड़ने की क्रिया में सहयोग, यानी पूरे अगर देखा जाए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सड़ती गलती हैं वो सब अगर देखा जाए जैवमंडल में ऑक्सीजन के कारण ही होती हैं। इसके अलावा आर्गन का जो प्रयोग होता है वो लाइट के बल्ब बनाने में यानी विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आती है फिर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी तीसरी सबसे प्रमुख गैस है और यह जीवाश्मों के जलने और श्वसन क्रिया से पैदा होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। और CO2 सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। उससे पहले देखिए 3 गैसें आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अगर देखा जाए CO2। CO2 तो आपकी ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और ऑक्सीजन अगर देखा जाए पौधों में
श्वसन के लिए, और नाइट्रोजन अगर देखा जाए प्रोटीन निर्माण के लिए। ये 3 गैसेस आपको पौधों से रिलेटेड याद रखनी है। पूछा जाता है कि पौधों में निम्न गैस अगर देखा है क्या कार्य करती है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण का, ऑक्सीजन श्वसन का, और CO2 प्रकाश संश्लेषण का। तो ये पौधों में 3 गैसें याद रखना है। और अब बात आती है CO2 सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। इसका मतलब सूरज से जितनी भी हमें एनर्जी मिलती है पृथ्वी को, तो सूरज से आने वाला विकिरण होता है सौर विकिरण, और पृथ्वी तक जितनी भी अगर देखा जाए एनर्जी आती है तो सौर विकिरण कहलाती है। पृथ्वी की अपनी लिमिट है और उसके बाद ये वापस करती है, तो जो वापस करती है पृथ्वी का विकिरण पार्थिव विकिरण। अब CO2 अगर देखा जाए इस विकिरण को आने तो देगा लेकिन पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देगा, जिस कारण हमारे पूरे वायुमंडल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो सौर विकिरण को आने देगी यानी पारदर्शी, पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देगी यानी अपारदर्शी। वायुमंडल में CO2 अगर बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी घटेगी, अगर CO2 घटेगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी घटेगी। CO2 को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तथा पेरिस जलवायु समझौता 2015 में लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा ओजोन। ओजोन हल्के नीले रंग की तीखे गंध वाली अस्थायी गैस है। जैसे स्थायी में आपको 2 ही याद रखनी है, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। और अस्थायी में अगर हम बात करें तो अस्थायी में कई सारी गैसेस हैं। अस्थायी में जैसे CO2 हो गया या SO2 हो गया या NO2 हो गया या CO हो गया, ये इस प्रकार की कुछ गैसेस होती हैं, या ओजोन हो गई। ये सारी कभी ज़्यादा होती हैं और कभी कम होती हैं। तो जिन गैसों में हमेशा लगातार आपको परिवर्तन देखने को मिलता हो तो वो गैसेस कहलाएंगी अस्थायी, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सदैव एक समान रहती हैं तो ये होती हैं स्थायी। अब इसी में आता है ओजोन। ओजोन का काम क्या है कि ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें 3 टाइप की होती हैं, अल्ट्रावायलेट A, B और C। A फॉर अच्छी, और B फॉर बुरी, और C फॉर सबसे बुरी। तो आपको ऐसे याद रखनी है कि हमारे लिए कौन सी अच्छी होती हैं, अल्ट्रावायलेट A अच्छी होती है। और अच्छी क्यों होती है, क्योंकि ये हमें देती है विटामिन D। और अगर देखा है बुरी होती है क्योंकि ये देती है बीमारी, और बीमारी भी देती है स्किन की। और C अगर देखा है सबसे बुरी क्यों होती है, क्योंकि ये देती है कैंसर। तो ये तीनों ही आपको याद रखनी है, और तीनों अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें। भूमध्य नेक्स्ट है हमारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, जैसे अगर भूमध्य रेखा है और अगर हम ध्रुवों की ओर जाएं तो ओजोन की जो मोटाई है, ओजोन की मोटाई भी अगर देखा जाए इस साइड ज़्यादा मोटी होगी और इस साइड पतली होगी। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ओजोन की मोटाई में कमी आती है। नेक्स्ट, जेट वायुयानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड, AC, फ्रिज या आदि उपकरणों के माध्यम से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के द्वारा ओजोन का क्षरण हो रहा है। तो ये हमारा मुख्य कारण कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आपका ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो तो आप एक और याद रख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन के अवयव या घटक। इसका अल्टरनेट आंसर भी ये आपको याद रखना है कि क्लोरो मतलब क्लोरीन, या फिर अगर देखा जाए फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, और अगर बात आती है एक है ब्रोमीन। इन तीनों के अवयव या घटक। ओजोन छिद्र की खोज 1984 में इंग्लैंड के जोसेफ फॉरमैन ने अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर की थी। और ओजोन क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था और किगाली समझौता 2016 में आया था। और UN 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाता है और घोषित भी किया है। और ओजोन की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जलवाष्प। इसमें एक क्वेश्चन आप और अगर देखा जाए हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करता है कि कार्बन के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है, तो कार्बन के लिए क्योटो। और अगर देखा जाए ओजोन संरक्षण के लिए कौन सी है, मॉन्ट्रियल। और इसमें अगर आपको डेट में कन्फ्यूजन होता है तो ये है 1997 और ये है 1987। तो आप याद रख सकते हैं कि कार्बन मतलब C, और अगर देखा मॉन्ट्रियल मतलब M। तो वर्णमाला में पहले कौन सा अक्षर आता है, C, लेकिन इसकी डेट है बाद में, और बाद में अक्षर आता है M और इसकी डेट है पहले। तो कार्बन से क्योटो और अगर देखा जाए M से मॉन्ट्रियल। इन दोनों की डेट्स में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी 97 में थी और कौन सी 87 में थी। तो आप इस कन्फ्यूजन को वर्णमाला से ऐसे याद कर सकते हैं, जो लेटर पहले आता है उसकी डेट बाद में है और जो लेटर बाद में आता है उसकी डेट पहले है। नेक्स्ट आते हैं हम इधर जलवाष्प।
ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस वाला एक गैस है, उसी की तरह कार्य करता है और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ाने में सहायता करता है। एरोसोल या धूल के कण 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसोल या धूल के कण कहते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और अलग अलग तापमान वाली अलग अलग परतें हैं जो कि निम्न है। जैसे इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो एक तरफ हो गया 0 डिग्री, एक तरफ हो गया 90 डिग्री। इस साइड हमारा अगर देखा जाए लगभग 8 से 10 किलोमीटर हो गया और इधर अगर देखा जाए 12 से 18 किलोमीटर हो गया। ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया मौसमी घटनाओं के लिए। इसके बाद अगर देखा जाए 50 किलोमीटर तक हमारा समताप मंडल होता है और यहाँ अगर देखा जाए 15 से 35 किलोमीटर के बीच में हमें ओजोन परत देखने को मिलती है और ये वायुयान के लिए भी सबसे आदर्श दशा है। उसके बाद 80 किलोमीटर तक अगर आप देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल और मध्य मंडल में टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेल्सियस जो कि सबसे कम तापमान वाली परत है। उसके बाद अगर देखा जाए 400 या कई जगह लिखा होता है 640 किलोमीटर, तो ये होता है हमारा आयन मंडल और आयन मंडल में ये हमारा संचार के लिए होता है। इसके अलावा अरोरा के लिए भी होता है या ध्रुवीय ज्योति के लिए भी होता है या फिर उल्का पिंड के लिए भी होता है। तो और इसके बाद होता है बहिर्मंडल और बहिर्मंडल का जो तापमान होता है वो होता है लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। ये होती है सबसे गर्म परत। तो इनकी ये मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी इसमें हम आगे देखते हैं डिटेल में। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर या संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। सतह से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सबसे ज़्यादा मोटी ये विषुवत रेखा पे होती है, मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। शीत ऋतु में इसकी मोटाई घटती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती है। नेक्स्ट है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श 15 से 35 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। धरातल से विस्तार कितना है इसका? लगभग 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है मध्य मंडल या मीजोस्फेयर। ये आपको देखने को मिलेगी 50 से 80 किलोमीटर तक। सबसे कम तापमान वाली क्योंकि यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के मध्य और ये अगर देखा जाए संचार व्यवस्था को भी बनाता है क्योंकि इसमें आवेशित कण होते हैं। अरोरा नामक घटना या ध्रुवीय ज्योति भी देखने को मिलती है। उल्का पिंड को नष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल या आयतन मंडल या इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर और आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फेयर। तो ये इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखने। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसका तापमान लगभग 5000 या फिर आपका हो सकता है 5500 डिग्री सेल्सियस, 5500। इसके बाद वायुमंडल सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है वायुमंडलीय दाब, गतियाँ एवं पवनें। वायुदाब सागर तल पर सबसे अधिक होता है। इसको मापने के लिए मिलीबार का प्रयोग करते हैं। हमारा जो औसत वायुमंडलीय दाब है वो है लगभग 1013.25 मिलीबार। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वायुदाब में भी गिरावट आएगी क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ती है तो इसका कोई कॉन्सेप्ट होता है कि 165 मीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा और जब तापमान घटेगा तो चीज़ें होंगी ठंडी और जब ठंडी होती है तो उनका वजन हो जाता है भारी और भारी होती है तो वो नीचे आने लगती हैं। इसीलिए हाइट तो बढ़ेगी लेकिन वायुदाब में गिरावट आएगी क्योंकि वहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के पठन का तेजी से गिरना तूफानी मौसम, बैरोमीटर के पठन का गिरना तथा पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा का संकेत, बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात अर्थात साफ मौसम। नेक्स्ट कोरियोलिस बल। ये एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है कि पृथ्वी हमारी लगातार घूम रही है तो इस कारण इस पर एक बल लग रहा है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस बल और यह विषुवत रेखा पर शून्य होता है। नेक्स्ट है फेरल का नियम। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि जो हवाएं चलती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यानी अगर इधर उत्तरी है तो इधर दाईं ओर मुड़ेंगी और इधर अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। वायुदाब के प्रकार। तो वायुदाब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्च वायुदाब यानी इसको हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर और एक होता है हमारा निम्न वायुदाब यानी ये होता है हमारा लो प्रेशर। अब इसी में अगर हम देखें तो उच्च वायुदाब में केंद्र में अधिक वायुदाब होता है और केंद्र के बाहर वायुदाब में कमी होती है यानी प्रति चक्रवात यानी साफ मौसम को दर्शाता है। उच्च वायुदाब प्रणाली में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं
घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल चलती हैं यानी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल चलती हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। निम्न वायुदाब प्रणाली इसे चक्रवात या अवदाब भी कहते हैं, और केंद्र में न्यूनतम वायुदाब होता है और परिधि की ओर और उच्च वायुदाब पाया जाता है परिधि की ओर। तो केंद्र यानी सेंटर में और बाहर की तरफ ये हाई प्रेशर। इनमें हवाएं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गई, और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल यानी इधर क्लॉकवाइज हो गई। इसे वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहते हैं और इसका आकार वृत्ताकार या वी आकार होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कि जैसे कुछ तूफान होते हैं, अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा हरिकेन या टॉर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, इसके अलावा चीन या जापान में टाइफून, और भारत में हमारा चक्रवात देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वायुदाब पेटियाँ। तो वायुदाब पेटियाँ पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 3 तापजनित हैं, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। 4 गतिजनित हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यानी अगर हम ऐसे देखें तो एक तो हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इधर पोल्स हो गए और इधर पोल्स हो गए। तो इस साइड में ठंड होती है तो हाई प्रेशर, इधर भी हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर। इसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फिर हाई प्रेशर वाली यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब, और उसके ऊपर फिर लो प्रेशर यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और फिर आ जाएगी हमारी भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब। तो हमारी टोटल अगर देखा जाए ये होती हैं 7 पेटियाँ। अब भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी 0 से 5 डिग्री, जिसे डोलड्रम या शांत वायुदाब पेटी भी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में देखने को मिलती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 डिग्री से 66.5 डिग्री, और इसी में 40, 50, 60 डिग्री हवाएं भी देखने को मिलती हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 80 डिग्री से लगभग 90 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा पवनों का वर्गीकरण। तो पवनें अगर देखा जाए, पवनें हमारी कुछ प्रचलित पवनें जैसे व्यापारिक या सन्मार्गी, जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा अश्वक्षांश 30 से 35 डिग्री वाली। पछुआ पवनें जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, भारत में शीतकालीन वर्षा, तो भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा पछुआ पवनों के कारण होती है। ध्रुवीय पवनें जो ध्रुवों पर दिखाई देती है। नेक्स्ट सामयिक पवनें या मौसमी पवनें मौसम के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे मानसूनी पवनें। भारत में जब गर्मी पड़ती है तब उसके बाद मानसून आता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मानसून आता है गर्मी पड़ने के बाद, इसीलिए इनको बोला है मानसूनी पवनें। स्थलीय समीर और समुद्री समीर, मान लीजिए अगर एक तरफ स्थल है और एक तरफ समुद्र है, तो अगर दिन का समय है तो दिन के समय में जो समीर चलेगी वो समुद्र से स्थल की ओर, तो उसको बोलेंगे समुद्री समीर। और रात के समय अगर देखा जाए तो रात के समय अगर हम बात करें तो स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, तो ये होगी स्थलीय समीर। तो इसमें केवल आपको ये डिफरेंस याद रखना है, दिन में समुद्री समीर और रात में स्थलीय समीर। और पर्वत और घाटी का भी ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पर घाटी है, अगर दिन का समय है तो दिन में पर्वत से समीर हमारा अगर देखा जाए घाटी से समीर चलेगी, क्योंकि इधर होगा हाई प्रेशर और इधर होगा लो प्रेशर, तो इस समय चलेगी दिन में घाटी समीर। और अगर रात का समय है तो रात में अगर देखा जाए तो रात में उल्टा होगा, रात में चलेगी पर्वतीय समीर। नेक्स्ट हमारी स्थानीय पवनें, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पवनें हैं, तो ये हमारी आ जाती हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनों में कुछ प्रमुख स्थानीय पवनें जैसे गर्म पवनें, चिनूक आपको देखने को मिलेगी रॉकी पर्वत पर, फॉन आल्पस पर्वत पर, सिराको सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर, ब्रैक रोलर उत्तर अमेरिका, यामो जापान, टेम्पोरल मध्य अमेरिका, सिमूम अरब रेगिस्तान, सामून ईरान, शामल मेसोपोटामिया, हबूब उत्तरी सूडान, काराबुरान मध्य एशिया, हरमटन सहारा रेगिस्तान, ब्रिकफिल्डर विक्टोरिया या ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड, लू भारत पाकिस्तान, सांताना कैलिफोर्निया, खमसिन मिस्र। अब इसमें गाइस अगर आपको याद रखनी है, एक तो खमसिन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा लू हमारी भारत में ही चलती है, हरमट्टन को डॉक्टर पवने कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ब्लैक रोलर उत्तर अमेरिका में होती है, इसके अलावा फॉन ये अंगूर की फसल के लिए होती है। चिनूक अगर देखा जाए तो चिनूक हमारे रॉकी पर्वत पे इसके नाम पर एक हेलीकॉप्टर भी है, तो ये आपको याद रखना, ये कुछ प्रमुख हवाएं हैं। और खमसिन रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है।
तो ये सभी हवाएं तो कई सारी हैं, लेकिन इनमें भी आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारी कुछ ठंडी पवनें, जैसे मिस्ट्रल रोन नदी से भूमध्य सागर तक, बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, ब्लिज़र्ड साइबेरियाई क्षेत्र या संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्थर या नोर्टो या नॉर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, पैम्पेरो अर्जेंटीना, ग्रेगाले दक्षिण यूरोप, जोरन जूरा पर्वत, पापागयो मैक्सिको, वाइस फ्रांस, लेवेंटर दक्षिण स्पेन। इसमें आप एक तो लेवेंटर याद रखें और दूसरा जोरन, और इसके अलावा मिस्ट्रल ये और ब्लिज़र्ड, ये इसमें 3-4 हवाएं हैं जो आपको या मेन इम्पॉर्टेंट है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, ब्लिज़र्ड को हिम झंझावात या कहते हैं और साइबेरिया में से बुरान नाम से जाना जाता है। फॉन अंगूर की फसल पकाने में सहायक होती है। चिनूक पशुपालन के लिए अच्छी होती है और इसे हिमभक्षक भी कहते हैं। सिराको इटली में, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली नाम से पुकारा जाता है और इसी कारण रक्त वर्षा होती है। और हरमट्टन को गिनी के तट पर डॉक्टर पबने भी कहते हैं। तो डॉक्टर पबने ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारी बात आती है आगे जल की। तो पृथ्वी पर जल का वितरण, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 71% जल है, जिसमें से हमारा अगर देखा है 97% जल महासागरों में है जो कि खारा है, पीने योग्य नहीं है। बाकी से 3% जल पीने योग्य जो ताज़ा है वो ग्लेशियर, भूमिगत, झीलों, नदियों आदि में है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी पर अगर हम महासागरों की बात करें तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर। पहला प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा, पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना या चैलेंजर जो कि दक्षिण चीन सागर में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। और परिप्रशांत में इसको ग्रेट बैरियर रीफ का एक नाम आपको और भी याद रखना है, इसको बोलते हैं अंडर वाटर गार्डन, अंडर वाटर गार्डन। और ये अगर देखा जाए एक अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्ति है। परिप्रशांत मेखला, इसमें बताया था कि दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी अगर कहीं आते हैं तो वो परिप्रशांत मेखला या रिंग ऑफ फायर में आते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक या अंध महासागर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, पृथ्वी के 1/6 भाग पर स्थित है, यानी प्रशांत महासागर का ये लगभग आधा है। अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार वाला है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड इसी में स्थित है। इसमें एक घास पाई जाती है सारगासो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सारगासो सागर। इसमें डॉल्फिन उभार तथा चैलेंजर उभार पाए जाते हैं। तो ये चैलेंजर उभार इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पर, तो यहाँ हमें देखने को मिला चैलेंजर गर्त और यहाँ बात चल रही है चैलेंजर उभार। तो उभार है आपका अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में, और अगर बात आएगी गर्त की तो वो होगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है हमारा हिंद महासागर, इसको हम अर्ध महासागर, इसका पुराना नाम रत्नाकर है, आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे या इंडियन ओशन। सबसे गहरा गर्त कौन सा है इसमें? सुंडा, जावा या डायमेंटिना। नेक्स्ट है अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण ध्रुवीय महासागर, इसका एक भाग है रॉस सागर जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, जिसे अक्टूबर 2016 में घोषित किया गया था। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवीय, वो दक्षिण में है तो दक्षिण ध्रुवीय और ये उत्तर में है तो उत्तर ध्रुवीय। यह विश्व का सबसे उथला मतलब कम गहरा, ठंडा एवं सबसे छोटा महासागर है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा महासागरीय धाराएं। अब महासागरीय धाराएं प्रशांत महासागर की धाराएं। अब प्रशांत महासागर में भी हमारे अगर देखा जाए उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। जैसे अगर हम बात करें कि प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागर में इधर से आती है उत्तर विश्वतीय धारा, यानी पहली हमारी, फिर आगे जाके हो जाती है क्यूरोशिबो और सुशीमा की धारा, तो ये हो जाती है दूसरी और तीसरी। ये एक तरफ हो जाती है क्यूरोशिबो और दूसरी तरफ हो जाती है सुशीमा, और दोनों मिल जाती हैं तो फिर ये बन जाती हैं आगे चल के ये हो जाती है हमारी उत्तरी प्रशांत प्रभा, तो ये हो गई चौथी। उसके बाद पाँचवीं अगर देखा जाए अलास्का के पास जाके हो जाती है ये अलास्का की धारा, और फिर बाद में हो जाती है ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। तो ये हमारी टोटल 5 अगर देखा जाए गर्म धाराएं। उसके बाद अगर देखा जाए नीचे अगर हम देखें तो ये हो गई दक्षिण विश्वतीय धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब हम ठंडी की बात करें तो इधर से आती है क्यूराइल की धारा या कैलिफोर्निया की धारा, या फिर क्यूराइल को ही हम बोलते हैं ओकोटस की धारा, और इधर ही हमारी अगर देखा है देखने को मिलती है ओयोशिबो की धारा।
इसके अलावा अगर देखा जाए इस साइड से दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, पश्चिम प्रवाह और इधर पेरू या हम्बोल्ट की धारा, तो ये हो जाती है कुछ हमारी ठंडी धाराएं। तो ये हमें दिशाओं का याद रखना है, ठंडी धाराएं और हमारी गर्म धाराएं। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्यूरोशिबो और अगर देखा जाए ओयोशिबो, इसमें कई बार नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हिंद महासागर की धारा। हिंद महासागर में अगर आप देखोगे तो एक आपको देखने को मिलेगा सोमालिया की धारा, फिर आएगी दक्षिण विश्वतीय धारा, फिर मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा, दोनों मिलेंगी तो अगुलास की धारा। फिर इधर को मुड़ गई तो पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलिया के पास से निकलती है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर की धारा। अब अटलांटिक महासागर में भी दो तरह की होंगी। उत्तर में अगर देखा जाए उत्तरी अटलांटिक में उत्तरी विश्वतीय धारा, आगे चल के यही हो गई एंटलीज की, फिर और आगे हो गई फ्लोरिडा की, और आगे हो गई गल्फ स्ट्रीम की, और फिर हो गई ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह, और फिर अगर देखा है नॉर्वे के किनारे हो गई नॉर्वे की धारा। और दक्षिण में अगर आप देखोगे दक्षिण विश्वतीय धारा और ब्राज़ील की धारा। इसके अलावा यहीं से हो जाएगी नीचे फॉगलैंड की धारा, फिर इधर को आई पश्चिमी पवन प्रवाह और आगे चल के हो गई है बेगुला की धारा। ऊपर अगर हम देखें तो इस साइड में जो हमारा देखने को मिलता है, जो ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है, एक धारा इधर से आती है, एक धारा इधर से आती है। तो इस साइड से हमारी होती है लैब्राडोर की धारा और ग्रीनलैंड के इस साइड वाली पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, और आगे चल के मिल जाती है तो इसको बोलते हैं कैनारी की धारा। तो गाइस ये हमारा था लास्ट पोर्शन, तो जिसमें हमारा पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। गाइस इन चारों वीडियोस को आप देख लें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये पेपर के लिए हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरे अगर देखा जाए महाद्वीपों का रिवीजन कर सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। और अभी फ़िलहाल यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है, जिसके लिए अगर देखा जाए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।